हर कामयाबी पर आपका नाम होगा। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। दोस्तों, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। उम्मीद है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। तो नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं YouTube चैनल पर। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आपको CTET का कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से पहले एक क्लास हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस क्लास को भी देखिए। उस क्लास में हमने संख्याएं चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसको आज आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमेय संख्या, यानी कि वे संख्या जिन्हें P/Q रूप में दर्शा सकते हैं। क्या कहलाती हैं? परमेय संख्या। P/Q रूप अर्थात P/Q, यानी कि P की जगह पर कोई भी मान हो सकता है। मैंने कहा P की जगह पे क्या हो सकता है? 3, क्या हो सकता है? 4, क्या हो सकता है? 5। Q की जगह पे क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, यानी कि 2, 3, 1, कुछ भी हो सकता है। लेकिन स्पेशल पॉइंट इसमें ध्यान रखने का क्या है? Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। यदि Q का मान 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? जैसे 4/0, यानी कि किसी भी संख्या में हम शून्य से भाग लगाते हैं तो ये कितना आता है? इनफाइनेट, यानी कि अनंत। किसी भी संख्या को शून्य से भाग लगाते हैं तो उसका मान आता है अनंत, जो कि कोई मान नहीं है। ये कोई मान नहीं है, ये केवल एक दर्शाने मात्र संकेत है। यानी कि यदि नीचे Q का मान क्या हो गया? 0, तो इसका मतलब तो ये है कि जो इसका मान आएगा वो क्या आएगा? अनंत आएगा। और अनंत होने पर यह कोई संख्या नहीं होती है, ये होती है अनिर्धार्य रूप होती है, यानी कि अपरिभाषित होती है। तो Q का मान क्या नहीं हो सकता है? 0 नहीं हो सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, क्या 3/2 परमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि P का मान कितना हो गया? 3 और Q का मान कितना हो गया? 2। अच्छा, Q का मान मैंने कहा था 0 नहीं होना चाहिए। क्या 2 शून्य के समान है? नहीं है, अर्थात ये क्या होगी? परमेय संख्या। और 3/4 परमेय संख्या है या नहीं बताओ? ये भी होगी, क्योंकि P का मान हो गया 4, Q का मान 3, परमेय संख्या होगी। अच्छा, 5/1 परमेय संख्या है कि नहीं? P का मान हो गया 5 और Q का मान हो गया 1, यानी कि P/Q रूप में है, तो ये क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या। लेकिन आप मुझे बताएं, क्या 5 परमेय संख्या है कि नहीं? अब लड़के चक्कर में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि सर ने बताया था संख्या होनी चाहिए P/Q रूप में, लेकिन 5 के बट्टे में तो कुछ है नहीं। तो मुझे आप बताएं कि 5 में 1 का भाग दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यानी कि इसका मान क्या आएगा? 5। लेकिन 5 में जब 1 का भाग देते हैं तो ये क्या बन गया? P/Q रूप, यानी कि 5 भी क्या हो जाएगी? परमेय संख्या। बताएं, -2 परमेय संख्या कैसे हुई? यानी कि -2 तो हो गई संख्या। अब इसमें हम किसका भाग देंगे? 1 का भाग देंगे। अच्छा, 1 का भाग देने पर कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा? -2। लेकिन ये P/Q रूप बन गया। क्या बन गया? P/Q। तो इसका मतलब ये क्या होगी? परमेय संख्या होगी। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना है, P/Q में P तथा Q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे, यानी कि P व Q के मान क्या होंगे? पूर्णांक हो सकते हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्या मैंने कल आपको पढ़ाया था, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस वीडियो को देखें। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या होती हैं यानी कि वे संख्याएं जो -अनंत व अनंत के मध्य में लिखी हों। कौन सी संख्या हो जाएंगी? पूर्णांक संख्या हो जाएंगी। यानी कि P का मान क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है। लेकिन स्पेशल पॉइंट क्या ध्यान रखना है? Q का मान। Q का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन शून्य नहीं हो सकता। यानी कि Q का मान 0 हो गया तो P/Q रूप क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, यानी कि वह परमेय संख्या नहीं होगी। अब पढ़ते हैं अपरमेय संख्या,
यानी कि एक परिभाषा तो इसकी ये हो जाएगी कि वे सभी संख्याएं जिन्हें p बट्टे q रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाती हैं बताइए? अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। लेकिन इसकी दूसरी परिभाषा में क्या कह सकता हूं कि वे संख्याएं जो परिमेय संख्या नहीं है, वे संख्याएं जो क्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अच्छा, जो परिमेय नहीं होंगी वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगी, फिर अपरिमेय हो जाएंगी। तो वे संख्याएं जो परिमेय नहीं होंगी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अब जैसा कि मैंने बताया था परिमेय संख्या में p बट्टे q रूप होता है, तो इसका मतलब अपरिमेय संख्या में क्या नहीं होना चाहिए, p बट्टे q रूप नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसमें एक आपको स्पेशल कैटेगरी में बता देता हूं कि वर्गमूल के अंदर ये होता है वर्गमूल का चिन्ह, और इसके अंदर लिखी गई सभी संख्याएं क्या होंगी, इसके अंदर लिखी गई सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। अच्छा, सभी संख्याएं में कौन सी आएंगी, सभी संख्या में वो संख्याएं छोड़ दें जो पूर्ण वर्ग संख्याएं हों, पूर्ण वर्ग संख्याएं हों उनको छोड़ दें, बाकी बची हुई सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, जैसे 4 हुई, 4 के बाद 9 हुई, 9 के बाद 25 हुई, 36 हुई, 64 हुई, यानी कि ये सभी संख्याएं कौन सी होती है, पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो यानी कि वर्गमूल के अंदर इन सभी संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं होंगी वो कौन सी संख्या होंगी, अपरिमेय संख्याएं। तो मुझे बताएं 4, 6, 9, 25 ये वाली कौन सी हो गई, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। यानी कि इन संख्याओं के अलावा वर्गमूल के अंदर जो भी संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। अच्छा, तो अब मुझे बताओ अंडर रूट के अंदर 2 है, जैसे एग्जांपल में लिखा है अंडर रूट 2, तो ये कैसी संख्या है बताओ, 2 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अच्छा, अंडर रूट के अंदर जो 3 लिखा है वो अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन मुझे ये बताएं 3 जो पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 5, तो बताएं 5 पूर्ण वर्ग संख्या है क्या, 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अतः ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलो मुझे यहां से एक क्वेश्चन बताएं, अंडर रूट के अंदर 4 क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो अंडर रूट के अंदर 4 परिमेय संख्या होगी। परिमेय संख्या क्यों होगी, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 4 लिखा है, अर्थात 4 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, और पूर्ण वर्ग संख्या होती है अपरिमेय संख्या नहीं होगी, और जो संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होगी वो क्या होंगी, ऑटोमेटिक परिमेय संख्या होंगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और पूछना चाहता हूं आपसे, तो मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अंडर रूट 4 का मान होता कितना है, तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है बताइए, +2 -2 या +-2, बताओ क्या होता है। तो एक नोट पॉइंट डाल के लिख लेना, कभी भी वर्गमूल के अंदर कोई संख्या होगी उसका मान क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। यानी कि वर्गमूल के अंदर कोई भी संख्या होगी उसका मान कैसा होगा, पॉजिटिव। यानी कि अंडर रूट 4 का मान कितना होगा, 2। तो बताएं फटाफट जल्दी से, अंडर रूट 9 का मान कितना होगा, 3। इसका मान कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी कि इसका मान हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब आता है पाई। अब मुझे बताएं पाई कैसी संख्या है, तो ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से कि पाई कैसी संख्या है। तो नोट डाल के इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बना दीजिए। और नोट क्या का चिपकाना है, 500 का या 1000 का, बताओ। 1000 का चिपका दोगे तो इंपोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि 1000 का नोट हो चुका है बंद। मैंने पहले भी बताया ना, 500 का नोट चिपका दो इसमें, जब 500 का नोट चिपकाओगे तब होगा इंपोर्टेंट। तो नोट डाल के क्या लिखना है, पाई के बारे में, यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, इसका लिखना है। तो नोट डाल के पहले लिख दीजिए, पाई अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी है, अपरिमेय संख्या है। नोट डाल के लिख दीजिए,
अब इसको समझते हैं कि पाई अपरिमेय संख्या क्यों है। कुछ लड़कों का कहना है कि सर पाई तो परिमेय संख्या होनी चाहिए। मैंने कहा उनसे बताइए परिमेय संख्या क्यों होगी। तो उन्होंने कहा सर पाई का मान होता है 22/7 और जैसा कि आपने बताया था 22/7 p/q रूप में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये परिमेय संख्या हो गई। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पाई का मान ये किसने कहा है कि 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान होता है लगभग, क्या होता है, लगभग 3.14 के समान। पाई का मान क्या होता है, लगभग 3.14 के समान। तो फिर सर ये 22.7 का मान क्या होता है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि 22.7 का मान होता है 3.142871422857 यानी कि इसका लगभग मान कितना हुआ 3.14। अच्छा सर फिर पाई का मान क्या होता है। तो मैं यहां से बता देता हूं कि पाई का मान होता है 3.14 तो सर फिर ये 3.14 क्या होता है, इसका लगभग मान होता है। जब ही तो हम कहते हैं कि 22/7 का लगभग मान हो गया 3.14 और पाई का लगभग मान हो गया 3.14। तो पाई का मान लगभग 3.14 होता है, ना कि पाई का मान 3.14 होता है। तो फिर सर आप मुझे ये बताइए कि जो 22/7 है वो कैसी संख्या हुई। तो मैं आपको बता देता हूं कि 22/7 होता है, ये कैसा होता है, परिमेय होता है। 22/7 क्या होता है, परिमेय होता है। जबकि पाई का मान लगभग इसके समान होता है, ना कि पूर्णतः इसके समान होता है। इसलिए पाई का मान क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। इसको नोट कर लेना स्पेशल, मैंने पहले ही 500 का नोट लगा रखा है, तो स्पेशल नोट इसको याद कर लेना, ठीक है। अच्छा ये धन पूर्णांक तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आती है वास्तविक संख्याएं। अब मुझे बताएं कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सभी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं सभी क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। अर्थात सभी कौन सी संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं, इसके अलावा पूर्ण संख्याएं, इसके अलावा सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सभी क्या हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो जाएंगी। तो मैं इसमें एक परिभाषा दी है कि वे सभी संख्याएं जो या तो परिमेय संख्या हो या अपरिमेय संख्या हो कौन सी कहलाएंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी। अच्छा परिमेय संख्या के अंदर बताएं, क्या प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, बिल्कुल होती है। पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है कि नहीं, बिल्कुल होती है। यानी कि सम संख्या भी परिमेय संख्या होती है, विषम संख्या भी परिमेय संख्या होती है। और परिमेय संख्या तो ऑटोमेटिक परिमेय संख्या हो गई। यानी कि बची कौन सी, अपरिमेय। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं। या हम इसको क्या कह सकते हैं, तो वे संख्याएं जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके क्या कहलाती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा इसके बाद आता है काल्पनिक संख्याएं। इसके बाद क्या आता है, काल्पनिक संख्याएं। तो वैसे ही हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका पता होना चाहिए कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, वर्गमूल के अंदर लिखी हुई सभी ऋणात्मक संख्याएं, सभी नेगेटिव संख्याएं क्या कहलाती हैं, काल्पनिक संख्याएं। जैसे वर्गमूल के अंदर हो गया -1, वर्गमूल के अंदर हो गया -2, ये क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये काल्पनिक संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि वर्गमूल के अंदर, वर्गमूल के अंदर लिखी गई या वर्गमूल में लिखी गई सभी नेगेटिव नंबर, सभी नेगेटिव संख्याएं क्या कहलाएंगी, काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी। अच्छा नेगेटिव संख्याएं मतलब ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो ये तो मैंने आपको कल ही बता दिया था, यानी कि उस वीडियो में देख सकते हैं। नेगेटिव संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह लगा देते हैं तो वो क्या हो जाती है, नेगेटिव संख्या, यानी ऋणात्मक संख्या।
तो वर्गमूल के अंदर लिखी गई सभी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्या कहलाती हैं। तो काल्पनिक संख्याओं को हम यहां से जान सकते हैं। अब इनका हम बनाते हैं एक डायग्राम, यानी कि डायग्राम क्या बनाते हैं, इनका एक रिलेशन बनाना है कि कौन सी संख्या क्या क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं कि संख्याएं होती हैं दो प्रकार की। संख्या कितने प्रकार की होती है? दो की। एक कौन सी होती है? काल्पनिक संख्याएं, एक होती है वास्तविक संख्याएं। यानी कि संख्याएं दो प्रकार की होती है, पहली कौन सी होगी? काल्पनिक संख्याएं, और दूसरी वास्तविक संख्याएं। अब मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी? वर्गमूल के अंदर लिखी गई सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं? काल्पनिक संख्याएं। जैसे अंडरवुड के अंदर -1, अंडरवुड के अंदर -2, अंडरवुड के अंदर -3, ये सभी क्या हो जाएंगी? काल्पनिक संख्याएं। अब वास्तविक संख्या क्या होती है? यानी कि वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्या कहलाती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में भी कौन कौन सी आती हैं? वास्तविक संख्याओं को लिख लें, इसमें कौन कौन सी आती हैं? यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी इसके अंदर। और कौन सी हो जाएंगी? सम संख्या, इसके अलावा विषम संख्या, और कौन सी हो जाएंगी? पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, और कौन सी बची? यानी कि परमेय संख्या, और कौन सी बची? अपरमेय संख्या। तो ये सभी क्या हो जाएंगी? वास्तविक संख्या, यानी कि ये सभी हो जाएंगी वास्तविक संख्या। तो काल्पनिक संख्या में कौन सी आती है? वर्गमूल के अंदर लिखी गई सभी नेगेटिव संख्या, यानी कि ऋणात्मक संख्या काल्पनिक संख्या होती है। जबकि वास्तविक में कौन कौन सी आती है? प्राकृतिक संख्या। अच्छा, प्राकृतिक संख्याओं में कौन कौन सी आएंगी? वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक लिखी गई होंगी, कौन सी हो जाएंगी? प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। यानी कि वे संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत के मध्य में लिखी जाती हैं, कौन सी हो जाती है? प्राकृतिक संख्या। और सम संख्या कौन सी हो जाती है? वे संख्या जिनमें 2 का पूर्णतः भाग जाता है, क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। हाँ, तो ये बताए विषम संख्या कौन सी होती है फिर? यानी कि ऐसी संख्या जो सम संख्या नहीं होती है विषम संख्या कहलाती है। और जो सम संख्या नहीं होंगी विषम होंगी, यानी कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाएगा, कौन सी कहलाएंगी? विषम। यानी कि 1, 3, 5, 7। अच्छा, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या में यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो पूर्ण संख्या कहलाती है। अच्छा, पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। यानी कि वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती है? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्याएं, ये सभी क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं के अंदर ये सभी आ जाती हैं। तो चलिए अब कुछ सवाल करते हैं। आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सी परमेय संख्या है, कौन सी अपरमेय संख्या है। तो मैं फटाफट सवाल लिखता हूं, आप मुझे बताते जाइए। √3। दूसरा सवाल है √5। इसके बाद अगला सवाल है √6। इसके बाद और भी सवाल लिखिए। 3/10, 5/8, 0.12, 3.875, √3/√3, √3/5। लास्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, √3 + √5। तो बताइए √3 कैसी परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या? तो मुझे बताएं कि 3 कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या है या इसके अलावा है? यानी कि 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जब 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब √3 क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या। अच्छा, √5 बताएं। यानी कि 5 कैसी संख्या? पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √5 कैसी हो जाएगी? अपरमेय संख्या। यानी कि √3 कैसी हो गई? अपरमेय। इसके साथ साथ √5 ये भी अपरमेय हो जाएगी। √6 कैसी होगी बताएं? यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये भी कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये मुझे बताओ √ के अंदर 25 कैसी है? पूर्ण वर्ग संख्या, तो ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। इसके बाद आते हैं 3/10। तो 3 क्या है? P, और 10 क्या है? Q। P/Q में हो गया, तो ये कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या। अच्छा, 5/8 बताएं, ये क्या है?
p बट्टे q रूप में, यानी कि ये कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या। अब बताएं 0.12 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अब कुछ लड़के चक्कर में पड़ गए होंगे कि सर ने ऐसा कुछ कराया ही नहीं है जिसमें दशमलव वाले मान हो। अब नहीं कराया तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसको ये कह के छोड़ दें कि सर ने कराया नहीं है, तो ना तो ये परिमेय संख्या हुई ना अपरिमेय संख्या हुई। लेकिन ऐसा मत करना। क्यों? क्योंकि ये हमको पता है कि जब 0.12 लिखा है तो पॉइंट हटा के बट्टे में कितना लिख सकते हैं, बताओ कितना लिख सकते हैं। पॉइंट की जगह पर आएगा क्या, पॉइंट की जगह पे क्या आएगा 1, और जितने 2 अंक लिखे हैं उसकी जगह पर 2 0, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं 12/100। तो ये क्या होगी p बट्टे q रूप। जैसा हम जानते हैं p बट्टे q रूप में क्या होती है, परिमेय संख्या, यानी कि 0.12 क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब इसी प्रकार से बताएं 3.875 कैसी संख्या होगी, तो डायरेक्ट पता है ये परिमेय संख्या होगी। लेकिन कैसे होगी, पॉइंट को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 1, और कितने शून्य आएंगे 3, तो ये क्या हो गई 3875/1000। तो ये क्या होगी p बट्टे q रूप में, अर्थात परिमेय संख्या हो गई। अब बताएं √3/√3 परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय संख्या। अब सबसे बढ़िया क्वेश्चन यहीं से बनता है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं 3 कैसी संख्या है, 3 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अच्छा 3 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका मतलब √3 कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। और नीचे वाली भी कैसी हो गई, अपरिमेय संख्या। अच्छा अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या का भाग देंगे तो क्या बचेगा 1। अच्छा इसको सीधा भी तो देख सकते हैं, √3 से √3 कट जाएगा, बचेगा कितना 1। और 1 कैसी संख्या होती है, 1 होती है परिमेय संख्या, यानी कि √3/√3 परिमेय संख्या होगी न कि अपरिमेय संख्या। तो मुझे बताएं ये क्या होगी, परिमेय संख्या। इसी प्रकार से बताएं √3/√5 क्या ये कटेगा, क्या नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, तो ये क्या होगी अपरिमेय संख्या। ये क्या होगी बताएं, अपरिमेय संख्या होगी। अच्छा √3 + √5 ये क्या होगा, यानी कि √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, √5 भी कैसी है, अपरिमेय संख्या, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, आज अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में जब भी मिलेंगे वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले संख्या पद्धति का एक वीडियो हो चुका है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उसको वीडियो को भी देखें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को क्या करना है, शेयर करना है। वीडियो को लाइक तो करना ही है, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद।